बेटा क्वेश्चन को सामने देखो ध्यान से। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल। ये किस का डाउट है बेटा? देखो ध्यान से, ABC ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री आपका। AB is 12, AC 15, D and E are point on AB and AC। D और E देखने में हम ऐसे ही लगते हैं। पूरा पढ़ो बेटा, आगे क्या बोल रहा है? Such that AEB is 90 डिग्री। AEB, E आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, D यहाँ पे 90 डिग्री। कितना समझ आया? AEB, सॉरी AEB, इट इज देखो एक और है, D पॉइंट AB के ऊपर है। D पॉइंट कहाँ पे? AB के ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट ये D है बेटा, इधर पॉइंट A है। तो AB AEB है। AEB आपको 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे नहीं, मिड से ना आएगा। क्लियर? B पॉइंट AB के ऊपर, E पॉइंट AC के ऊपर, AEB विल बी 90 डिग्री। अब आप देखो बेटा, छोटे ट्रायंगल में तो बड़ी ट्रायंगल में दो एंगल बड़े इक्वल दिख रहे हैं, कॉमन एक आपको कॉमन दिख रहा है, एक 90 डिग्री दिख रहा है। ट्रायंगल सिमिलर, रेशियो इक्वल, देन आंसर। हो जाएगा इसके बाद तो डायग्राम में मुश्किल है। सुनने वाली बात है, एरिया का पॉइंट तो दोनों एक चलो मैं पूरा कर दूं, पूरा कर दूं। एक मिनट में हो गया। पूरा करवा दूंगा, सुन लो। ये 15 है आपका, ये 12 है, ठीक है बेटा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल का नेम बताना बेटा क्या आएगा? A B C similar to A E D। कितना क्लियर हो? कितना क्लियर हो? तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ABC अपॉन AED है, सॉरी उन्होंने AD लिखने वाले को गलती की थी, AED लिखना आपने। कोई भी दो साइड आएगी बट आपको जो गिवन आप उसके अकॉर्डिंग चलो। आपको BC गिवन है, नहीं गिवन AD भी गिवन आपको, DE दिया हुआ है, तो DE 3 सेंटीमीटर दिया है, तो DE की कॉरस्पॉन्डिंग BC, BC बाय ED का होल स्क्वायर। कितना क्लियर हो बेटा? BC तो बड़े आराम से आ जाएगा। ये 15, ये 12, ये 13 आ रहा, नहीं ये 9 वो जगह आप उसको एक भी बेटा। DE दी है ना दूसरी ट्रायंगल में, छोटी ट्रायंगल में एक ही साइड गिवन है DE, तो DE की कॉरस्पॉन्डिंग आपको CB लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ रही बात? अब बेटा आपको BC आपके पास है 9, DE है आपके पास 3, इट विल बी 9, ठीक है? ये पूछा आपसे, आगे बोलो बेटा, आगे डाउन बोलो प्लीज। ये पैरामीटर की रेशियो वाला ड्राइव नहीं करवाया मैंने, ये भी निकालना है, जैसे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये भी निकालना है क्या? हाफ इंटू इसमें ये भी निकालना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले ABC में एरिया बता दो। ABC के लिए तो बहुत इजी है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इसका एरिया आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ABC के लिए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे, AED का एरिया आ जाएगा डिवाइड बाय 9, इट विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? एरिया का मैंने रेशियो निकाल दिया, ठीक है? हाँ जी बेटा, आगे 8 क्वेश्चन मैंने पैरामीटर की डायरेक्शन करवा दी थी आपको। यस सर। डायरेक्शन करवा दी थी। ये डाउट किसका है? 8 बेटा, ट्रायंगल्स के साइड्स की जो रेशियो होगी वही रेशियो पैरामीटर्स की, वही एल्टीट्यूड्स की, वही मीडियंस की। साइड्स, पेरीमीटर, मीडियन, एल्टीट्यूड, चारों की रेशियो आपस में सिमिलर बराबर। सर सम के अंदर प्रूफ तो नहीं करके दिखाना था? प्रूफ आपको डिपेंड करता है, अगर 2 मार्क्स में 1 मार्क में एमसीक्यू आ रहा है तो डायरेक्ट कर दोगे, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में अगर आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एज इट इज कोई थ्योरम नहीं है। मैंने जो आपकी चीजें बोली हैं ये होती हैं पर एज ए प्रूफ होती हैं। आपको सीबीएसई में थ्योरम होती है ये, आपकी पुरानी बुक में शायद 3 थ्योरम, बट अभी आपकी इस बुक में थ्योरम कहीं नहीं है, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा जैसे मैंने किया, ठीक है? 3 या 4 मार्क्स में करके दिखाना है, 1 और 2 में डायरेक्ट लिख सकते हैं।
अब देखो बेटा क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल साइड ऑफ सेकंड, कोई भी साइड हो सकती है बस। पेरीमीटर गिवन है 13 अपॉन 24, पहले की साइड में दी 12, दूसरे की साइड पूछिए आ जाएगा आंसर। पेरीमीटर्स की रेशियो साइड्स की रेशियो तो आधा करना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल करना क्योंकि प्रूफ किसका नहीं करना पड़ता, जो डायरेक्ट थ्योरम है उसका आप सीधा लिख दो भाई यूजिंग दिस थ्योरम, ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इसका प्रूफ करके दिखाना पड़ता। बाकी स्कूल में सीधा करवा भी सकते हैं, अगर आप कर दो या तुम 2 नंबर के बेस पे, ठीक है, तो आपको करवा दिए और आपको आता है करना इजी। हाँ जी बेटा समझ आया, आगे बताओ, आगे बताना बेटा डाउट। अच्छा 9 कराया था लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ आ गया था सबको, कर लिया ये ना लाइव चलो। हाँ जी बेटा बोलो बोलो, ये ए बी क्यू और बी बी क्यू वो सीधे मौजूद ये पूरा बता रहा हूँ मतलब क्वेश्चन और नहीं बताऊंगा यहाँ पे 1 ये 2 गिवन है, ये ट्रायंगल के लिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अगर ये रेशियो 1:2 तो एरिया की रेशियो क्या आएगी 1:4, क्यों पता लग गया 1/2 का स्क्वायर, एरिया की रेशियो है 1:4, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 40, तो नीचे वाले ट्रायंगल का आ गया 40। अब दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, एक ट्रायंगल छोड़ो बी पी क्यू, एक ए बी क्यू बड़ी ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल, ये 1:2 था तो ये भी 1:2 सिमिलर ट्रायंगल से, ये छोटे ट्रायंगल की 1, बड़े ट्रायंगल की कितनी 3, साइड एरिया की रेशियो क्या देगी 1/9, ये 1 ये 3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, इस ट्रायंगल का एरिया 10 इसको अपॉन बड़ी ट्रायंगल एरिया, दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करें? वो तो इजी है, वो ही नहीं समझ आया, वो कॉमन क्यू कॉमन छोटे ट्रायंगल का आ गया और ये तो डायग्राम में वही है बेटा, चलना नहीं है दिमाग में ऐसा कोई, तो ये डायग्राम उल्टा सीधा जैसे मर्जी एंगल पे आ जाए, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको 2 चीज़ें बोला बेटा, ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, मैं ये दोनों डायग्राम वाले क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर क्लियर होना चाहिए अच्छे से, क्लियर। आगे सर एक बार पूछना है साइड एंगल हाँ जी, साइड पे एंगल कैसे, दो एंगल ये कॉमन है इक्वल, एंगल एंगल से सिमिलर ट्रायंगल, दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल, तो भाई ऐसे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करके देखोगे तब ऐसे में डाउट पूछोगे। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे हुए पूरा देखो खत्म होने वाला आज, और आपको भी साइड रेशियो साइड एंगल साइड में सारा एक मिनट सुनो, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिस अपॉन दिस इक्वल नहीं है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, एंड ए इक्वल टू बी अगर है देन साइड एंगल साइड से ट्रायंगल सिमिलर, अगर दो एंगल इक्वल देन बाय एंगल, ठीक है। सर एरिया थ्योरम में भी सारा प्रूव करके आना है, एरिया थ्योरम में प्रूव नहीं करता, वो थ्योरम है उसका सीधा, ठीक है। एरिया थ्योरम का सीधा लिखोगे बेटा, if two triangles are similar then a ratio of their areas is equal to square of their sides, ratio of their square of sides, ठीक है। वो सीधा दो थ्योरम आई आपकी, पहली क्या है डीपीडी, सेकंड एरिया, ये डायरेक्ट यूज करो, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं। इसको कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको दोनों का प्रूफ करवा दिया ना, हम दूसरा क्या कह रहे हैं कंप्यूटर कैसे पहले 1:9, पहले पी बी आपने करके देख, आपका हो गया ना क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं किया, वो इसका डाउट था ऑलरेडी बताया था, आप दोबारा देख करके हो जाए। अब टाइम हुआ यस सर, वो नहीं ट्राई किया था, जिसने ट्राई किसने नहीं ट्राई किया अभी, नहीं ट्राई किया, क्यों? मैंने कहा था 9 तक की क्वेश्चन थे, एक से पूरी की थी, ऐसा कोई डाउट जिसने ट्राई किया और ना हुआ ऐसा कोई बच्चा है पूरी एक्सेल में, नहीं तो मेरी तरफ से एक्सेल करता हूँ, है सर एक का बोलो बेटा सर 3 वाला, हाँ इसमें एक क्वेश्चन है करने वाला, 12 क्वेश्चन हो गया, यस यस 12 क्वेश्चन कर लिया, किस किस ने कर दिया भाई, तो मैं चेक करता हूँ, आप चेक करना, आपने सही भी लिख दिया कि कुछ और किया,
मैं 13 भी नहीं हुआ मेरे से 12 13 और 14 तो बिल्कुल इजी है 14 तो फिर भी ठीक है 12 और 13 तो नहीं हुआ 12 क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है बेटा ध्यान से 12 क्वेश्चन देखो बिल्कुल डिफरेंट है मुझे नहीं पता आपने कैसे किया देख लेना एक बार 13 क्योंकि तीन बार है 12 क्वेश्चन तीनों पार्ट बिल्कुल डिफरेंट आपस में लिंक नहीं है तो तीनों पार्ट्स के अंदर अलग अलग थ्योरम लगी है तीन ध्यान से 12 क्वेश्चन में यार होने का मतलब नहीं है क्योंकि मैंने आपको करवाई नहीं तो थ्योरम नहीं कराई मैंने तो आपको वीडियो से दी पीडीएफ से देख के कर दिया पहले बच्चा हमारा कर डायग्राम हो गई पीडीएफ से देख के देख लिया देख के एक बार नहीं सर समझ आ ही नहीं सकता पीडीएफ से क्योंकि एक थ्योरम आपको समझाई नहीं बहुत पीरियड से आ रहा है बेटा आपको एक मैंने एक थ्योरम करवानी है वो भी करवाई नहीं है देखो भी करवाता हूं आपको शायद याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी एरिया ऑफ अगर एरिया की रेशियो निकाल रहे हो साइड के स्क्वायर की को लिखते हो साइड के स्क्वायर की को लिखते हो और एक चीज बताई थी लिखने से पहले क्या चेक करना है सिमिलर ट्रायंगल बार-बार बोला था एरिया की रेशियो निकालनी है तो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल पर पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो बताता हूं आज क्या करना है ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है एरिया ऑफ AOD ये एरिया गिवन है बेटा पहली बात जो मुझे गलत क्या करते हैं वो सुन लो गलत दिमाग में क्या करता होंगे आंसर सही आएगा पर वो गलत है बिल्कुल जीरो नंबर सुन लो गलत क्या करते हैं आगे एरिया ऑफ BCD एरिया ऑफ BCD ये ट्रायंगल ये 7 दिया गलत उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ये 4 तो ये 4 ये बच गया 3 आंसर भी 3 है ये बिल्कुल गलत है ऐसा तो नहीं किया आपने ये सोचा था ये तूने मतलब ये 7 है वो 4 है वो माइनस में किया करो ठीक है ये करो मतलब ये चीज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर हो ही नहीं सकते सिर्फ इनका एक एंगल वर्टिकल अपोजिट आएगा ये अल्टरनेट है ये लाइन पैरेलल ही नहीं है ये लाइन पैरेलल ही नहीं है अल्टरनेट कहां से सब एक ही एंगल इक्वल है गलत हो लगे भी ये तो नहीं करना जो आपने किया इसलिए मैंने कहा था उसमें से देख के समझ नहीं आया अब आपको एक थोड़ा सा यादें आपको ताजा करते हैं थोड़ी लास्ट ईयर आपने किया था ये पैरेलल लाइंस है तो मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल बनाई है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ जी बेटा ये ट्रायंगल है एक ट्रायंगल ये बनाई है एक ट्रायंगल ये बनाई है एक ट्रायंगल ये बनाई है सारे ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा याद आई फोर्थ का नहीं होगा क्यों नहीं होगा फोर्थ का पहली तीन ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा फोर्थ का नहीं होगा क्योंकि फोर्थ ट्रायंगल का बेस सेम नहीं है आपकी लास्ट में थ्योरम क्या थी कि टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दो कंडीशन दोनों का बेस सेम होना चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होना चाहिए तब उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा सेम इसका रीजन भी सुन लो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम अरे बेटा दोनों की हाइट भी क्या होगी क्योंकि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है बेस भी सेम हाइट भी सेम तो दोनों का एरिया भी सेम चलो पता लगी क्या अब आपने ये थ्योरम लगेगी पहले पार्ट में ध्यान से सुनो क्या कह रही है ट्रायंगल देखो बेटा मैं थोड़ा डार्क करके बना रहा हूं प्लीज देखो सीडी बेस के ऊपर एक तो DAC एक DBC बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस CD तो किस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा ये सोच के बताओ
triangle एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, and CDB. एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA is equal to CDB. एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB। इतना बेटा समझ आया? CDA CDB रीजन समझ आया? बिटवीन सेम बेस कौन सा है बेटा? CD एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल्स lying on same base and between same पैरेलल। क्लियर? अब प्लीज देखना CDA ये वाले ट्रायंगल के दो पार्ट्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। ये ट्रायंगल कौन कौन से? COD ये वाले ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स हैं, COD AOD दिख रहे हैं? दोनों को मैंने लिख दिया। इसको क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल COD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। तो ACDB का ये मुझे दिया हुआ तुम्हें, मुझे क्या दिया हुआ? 7। कितना किया? अब बेटा AOD का ये भी दिया हुआ है, वो करना तो वही था। COD 7 माइनस ये 4 है, 7 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर क्यों, कौन सा और कैसे समझ आना जरूरी है। आपने क्या किया था? स्पेस के इक्वल पूरा सामान तो ये 3 का देश छोड़ देते, पर ये इसके इक्वल नहीं है। पूरी ट्रायंगल इक्वल है। समझ आया अच्छे से? पक्का? वैसे ही चीज और बताऊंगा। ये ट्रायंगल के लिए इस तरह की इक्वल भी आया, पर सिमिलर ट्रायंगल्स की वजह से नहीं आया। ये दोनों ट्रायंगल की इसका भी पार्ट, ये पार्ट दोनों में आ रहा ना, वो तो बाद दोनों में से माइनस हो जाएगा, वो इक्वल आ रहा है। पर ये 9th क्लास का क्वेश्चन दोनों ये समझ आ रहा है? पहला पार्ट समझ आ गया सबको? अब सुनो अगली थ्योरम क्या है। एरिया देखते ही रेशियो निकालना है। एक पहले थ्योरम सुनने से पहले, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, एक का एरिया दिया हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे इनकी बेस की रेशियो निकालना है। BC by CD निकालना है, BC by CD करेक्ट 5/2 आएगा। रीजन पता है? 5/2 तो जो ठीक है, पर क्यों? ये थ्योरम बेटा क्या थ्योरम है? चलो लगने का पहले कंडीशन सुनो, दो कंडीशंस। पहली कंडीशन, दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है सेम लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। पहली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन होंगी तभी ये थ्योरम लगेगी। पहली कंडीशन क्या है? दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम लाइन के ऊपर लाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों ट्रायंगल्स का जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। तो इसको मैंने शॉर्ट नेम दे दिया, बुक में नहीं है ये, आप बोल सकते हो एक बार के लिए कॉमन वर्टेक्स थ्योरम। कॉमन वर्टेक्स थ्योरम मतलब दो ट्रायंगल जिनका वर्टेक्स सेम है, बेस एक लाइन के ऊपर है, तो उनका एरिया की रेशियो, एरिया रीजन भी बताऊंगा सारा कुछ क्यों। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, तो ये BC अपॉन CD होगा। तो एरिया की रेशियो सीधा बेस की रेशियो इक्वल स्क्वायर के इक्वल नहीं, एरिया देख के स्क्वायर ठोक दो। तो 90% क्वेश्चन स्क्वायर वाले हैं, 90% क्वेश्चन स्क्वायर वाले हैं। एक या दो क्वेश्चन और एक या और एक और है क्वेश्चन निकाल सकते। तो पूरी एक्सरसाइज सिर्फ दो ही क्वेश्चन है रेशियो वाले, और बाकी सारे स्क्वायर वाले। तो माइंड में स्क्वायर चढ़ा होता है, एरिया रेशियो देखा स्क्वायर करेगा, तो ध्यान रखना इस चीज का भी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, यहाँ ट्रायंगल लगे ये तो सिमिलर दिख भी नहीं, वैसे दिख भी नहीं सिमिलर नहीं। अगर दो ट्रायंगल्स का बेस एक लाइन के ऊपर वर्टेक्स सेम, तो उनके एरिया की रेशियो क्या होगी? रेशियो ऑफ देयर बेसिस, रेशियो ऑफ देयर बेस। अब ये ऐसा क्यों? सोच पा रहा हूँ चटनी को ऐसे करो।
हाइट से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ये बन रहेगा का। अरे दोनों का हाफ सेम, दोनों की हाइट सेम, तो कट गया, तो रेशियो ऑफ द बेस आ गया। तो इसमें ये थ्योरम दे दिया कॉमन वर्टेक्स से। ये थ्योरम समझ आई? पक्का? अब देखो आपका क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन भी कर लोगे बड़े आराम से। पढ़ो क्वेश्चन क्या निकालना है। सर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कॉमन वर्टेक्स? कॉमन वर्टेक्स से नहीं लिखोगे, क्या लिखना है बता। क्योंकि कॉमन वर्टेक्स से बुक में कोई नेम नहीं है एज इट इज, वो मैंने नेम दे दिया, आपको याद रखने के लिए इसको क्या बोलते हैं, लिखना क्या बताऊं। सेकंड बात, PO अपॉन DO, DO और DO इनकी रेशियो पूछिए, ये रेशियो कैसे है मुझे बताना। ये ट्रायंगल नहीं दिखता हूं, पूरा ट्रायंगल है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरी ट्रायंगल का 7 है, तो बेटा इसका कितना बचा? 4। इसमें किसी को डाउट? 4 ये है तो ये 4 इसलिए नहीं आया, ये 3 है, पूरे का 7 है तो इसलिए 4 आएगा। ठीक है, रीजन पता मत ये समझ आ गई बात। अब दोनों ट्रायंगल्स का वर्टेक्स यहां से देखोगे मेरी तरफ से, यहां से दोनों का वर्टेक्स क्या? सी। सेम बेस मतलब सेम लाइन के दोनों का बेस। ये बात क्लियर? तो इन दोनों साइड्स की रेशियो क्या आ गई? 3:4। सर 4:3। आपने क्या बोला? BO ऊपर बोला तो BO को लिख देंगे आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, डायरेक्ट क्या आएगा बताइए? BO अपॉन BO। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? रीजन सुनना बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम वर्टेक्स C and base lie on the same line and their bases lie on the same line। दोनों के बेस सेम लाइन के ऊपर लाइन कर रहे हैं एंड दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन C। इसलिए उनकी एरिया की रेशियो की बेस की रेशियो की। क्लियर? ये एरिया है 3, ये एरिया है 4, तो BO by DO that is 3:4। दूसरा वर्ड समझ आ गया क्वेश्चन का? सर 4/3 है सर। BO 4 क्लियर? वो BO के सामने ये आएगा। ठीक है, क्लियर? मैंने ये भी ऊपर इसलिए वो 3:4 लिखा। क्लियर? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपको आना चाहिए, बहुत इजी। थर्ड पार्ट बहुत इजी, ट्राई करो। ये तो बोल रही है OBB एंगल 1 इन दोनों के बिना नहीं होना था, नहीं वैसे कर रहा हूं। और तो ये गलत निकालने से निकाल ली है ना। अब ये बात इजी है क्योंकि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, ये 3 ये 4, तो इनके एरिया की रेशियो साइड्स के स्क्वायर भी इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB अपॉन OAB को OCD इक्वल टू क्या आएगा बेटा? OB अपॉन OA का स्क्वायर। OB अपॉन OD आपका 4/3, your answer will be 16/9। क्लियर? समझ आया? पक्का? अब ये क्वेश्चन अपने आप होने वाला तो था नहीं। ठीक है, लगा दिमाग थोड़ा, समझ आया ना अच्छे से? आगे 13 हो गया? मेरा नहीं हुआ। 13 बेटा 13 क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं पढ़ो। जो गलती करते हैं ना बच्चे जनरली, वो इन्होंने लिख दिया भी ये नहीं करनी, वैसे तो क्वेश्चन लिखते भी नहीं होते, यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया। देखो क्या है, ये डायग्राम देखते दिमाग में क्या आता है? PQ पैरेलल टू BC, क्योंकि फैमिली ऐसे हमने सारे क्वेश्चन ऐसे किए। ये डायग्राम देखा PQ पैरेलल टू BC पर यहाँ तो लिख दिया PQ इज नॉट पैरेलल टू BC। ये आप ना लो क्योंकि 99% बच्चे ले लेते हैं यहाँ पे पैरेलल। मेरी बात समझ आई पहले ये गलती, क्योंकि डायग्राम देखते ही दिमाग में नहीं घूमेगा पहले पैरेलल, नहीं तो बना दोगे धक्के से। लिख दिया भी पैरेलल नहीं है तो बना भी नहीं सकते। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन
बी ई चैप्टर पूरा होगा आज। पी मुझे ये था सी एक्सिस खत्म हो गई जाती तो आपके डाउट्स लगा दो, चलो कोई बात नहीं। पी सी 4 ए क्यू 3 क्यू बी 12 बी सी 15 ए बी इक्वल टू ए क्यू। ठीक है बेटा, ये एक्स ले लेते हैं, ए बी निकालना ना, इसकी एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये एक्स ले लेते हैं। अच्छा आपको दो जो दी हुई सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ो ध्यान से, पहली लाइन में जो पढ़ते ही नहीं बच्चे जल्दी, ए बी सी एंड ए बी क्यू टू आइसोस्सेलेस ट्रायंगल्स, यहां तक पढ़ते हैं बच्चे। आगे भी तो पढ़ो बेटा, which similar also, similar given है, प्रूव नहीं करना, पैरेलल लेके कॉरस्पॉन्डिंग और ये कॉमन, ये नहीं करना, पैरेलल नहीं है फिर भी सिमिलर है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल का नेम ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, ये गिवन है, प्रूव नहीं करना। अच्छा पहले आइसोस्सेलेस दिखा दो आपको, आइसोस्सेलेस क्यों है, दोनों साइड से इक्वल दिख रही है, 15 ये दिख रहा है, तो आइसोस्सेलेस दिख रही है, वैसे कोई यूज नहीं है, उन्होंने बोल दिया तो अपनी, ठीक है। ये x और ये x ए बी टू का ये दिया, ये 15 बेटा, ये कितना 15, ठीक है, ठीक है बेटा। आगे देखो पहला पार्ट, लेंथ ऑफ ए बी, अरे बेटा अगर ट्रायंगल सिमिलर तो फिर तो यार बचे कुछ नहीं, क्या लिखोगे आप, जब साइड्स दी हुई है सब कुछ, साइड ही निकालनी है, एक चीज तो आपको पता ही है, ए बी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन बी क्यू, ए सी अपॉन लिख दो पहले, सबको पता है, करो तो ए बी बोलो है, ये बड़ा एंगल कॉमन बन गया, छोटी ट्रायंगल में, अब ये एंगल इसके इक्वल होगा, अब ये ऐसे नहीं है, ये बड़ा एंगल इसके इक्वल है, ये सिंबल दी ए वाला ए के इक्वल, बी वाला बी के इक्वल, बी वाला बी के इक्वल, ये बड़ा एंगल इसके इक्वल, अगर पैरेलल होते तो ये ऐसे, अब उल्टा, ठीक है। अब देखो बेटा आगे क्या कह रहा है, ए बी की वैल्यू 15, ए बी x, बी सी 15, पी क्यू x, ए सी x प्लस 4, ए क्यू, और यार यहाँ से भी x नहीं आएगा तो कब आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट उससे भी इजी क्या, अरे जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रही हो, क्वेश्चन में दे दिया तो उनकी एरिया की रेशियो क्या होगी, किसके इक्वल, साइड से किसके लिए इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, ये क्वेश्चन इजी था, एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बेटा किसके साइड से स्केल के इक्वल आएगा, एबी अपॉन एबी का स्क्वायर। आपने एपी फर्स्ट पार्ट में निकाल हो गया 5 आया बेटा, x आपका आ गया 5, दैट मींस AP will be 5, AB 15, ये आंसर भी 1/9, क्लियर। 1 में 3 आगे कटिंग करके स्क्वायर भी करना है, क्लियर। एनीवन डाउट, क्वेश्चन 14 लास्ट, बेटा बीच में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, आपने नहीं ट्राई किया कोई बात नहीं, वो हो जाएंगे, नहीं होते मैं फिर दे दूंगा, चैप्टर क्लास में दे दूंगा। क्वेश्चन 14 ध्यान से देखो बेटा, क्या है 14 क्वेश्चन, किस किस का हो गया ये क्वेश्चन पूरा, एक पार्ट पूरे चारों पार्ट, चारों मतलब 3 किस किस के हो गए, 3 भी नहीं हुए, इंपॉर्टेंट बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी लास्ट तक तो आके वैसे आंसर मिल जाता है, एक आपको सर्च भी करवाएंगे सारे करके है ना। देखो वैसे ही क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है ना, बिना मतलब तो मुझे तो आता है, आपको जब ये आने लग जाएगा आप बिना कुछ लिखे सीधा आंसर चारों पास से, ध्यान से देखो
मैं सीधा भी करके दिखाऊंगा, पहले सोचूं, आपको कोशिश करना सोचने की नहीं, मैं लिख के भी बताऊंगा सारा, सोचने की कोशिश करना मैं आपको काम देखना बेटा। पहला था AD अपॉन DB 5/4 5 ठीक है ना। अरे बेटा पहला बार DE बाई BC सर ये तो वो है जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था ना। क्या आएगा आंसर? 5/9। वेरी समझ आया क्यों? 5/9 समझ आया? किस किस को नहीं आया आंसर बताना? सबको तो नहीं आया, ये मुझे पता है। सबको समझ आया 5/9? एक अरे और भी हो गई, आगे समझ नहीं आया ना तो बोल नहीं सकते। ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC होगा बेटा। छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ये सिमिलर होगी, क्यों? ADE ABC corresponding कॉमन। बताइए तो ये तो करते ही हैं बार बार। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC होगा बेटा। AD कितना 5, AB 9, तो DE अपॉन BC कितना आ गया 5। करेक्ट कैसे सोचना है? छोटी ट्रायंगल की साइड 5 है, बड़ी की कितनी? तो ये छोटी की है, बड़ी की। करेक्ट क्लियर? फर्स्ट पार्ट समझ आएगा, मैंने लिख के भी बता दिया, बिल्कुल डायरेक्ट समझ आया वो भी अच्छा। अब मैं दूसरे पार्ट में डायरेक्ट भी बताऊंगा, लिख के भी बताऊंगा। पहले डायरेक्ट देखो DU बाई DC। अरे बेटा DU बाई DC, जब DC की जगह पे पहले इसको मैं यहाँ पे निकालता हूँ DU अपॉन CO। जब DU अपॉन CO बराबर DU अपॉन DC तो आ ही जाएगा ना प्लस करके। पहले अब ये दोनों साइड्स की रेशियो बता दो, ये और ये करेक्ट 5/9 करेक्ट 5/9 क्यों? सर वो ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स क्या है? दोनों ट्रायंगल्स क्या है? ये छोटी वाली ट्रायंगल तो बड़ी छोटी वाली ये वाली, ये 5/9 तो ये भी कितना? करेक्ट समझ आया? लिख के बताऊं? बताओ ट्रायंगल का नेम बताओगे? OED सिमिलर टू OBC। सारी साइड्स कोरस्पोंडिंग लिखोगे, एक साइड का रेशियो गिवन है तो ये भी 5/9। आपका आंसर बताओ क्या आएगा? 5/14। क्लियर क्लियर। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका होना चाहिए, काफी कुछ बता दिया मैंने, ट्राई करो। फोर्थ तो इधर थर्ड पार्ट मैंने अब आज करवाया आपको, आज। अब बताओ सोच के आंसर क्या है? सेम पैरेलल लाइन है और सिमिलर ये सर पैरेलल लाइन। अरे राइट ट्रायंगल स्पेसर कौन सी है? जो सेम वर्टेक्स सेम वर्टेक्स सेम वर्टेक्स सेम मुझे भाई आंसर बता दो, इतना नहीं सेम वर्टेक्स सेम एक्स लोग लगे मुझे आंसर बता दो फिर मैं जो सेम वर्टेक्स सेम कोई एक्स लोग 5/14। चल 5/14 आएगा या 9/14 आएगा या 5/9? 5/14 आएगा। यस सर पक्का? पक्का। Very good। सुनो कैसे, इनको नहीं पता। DOE ट्रायंगल ये, DCE ट्रायंगल बड़ी बड़ी, दोनों ट्रायंगल्स का बेस एक लाइन के ऊपर, दोनों ट्रायंगल्स का वर्टेक्स E, तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेस। पहली वाली ट्रायंगल का बेस 5, येलो वाली ट्रायंगल का बेस 14। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट का आंसर करेक्ट आप दोनों लिखोगे 5/14। फोर्थ पार्ट आपका आता है सिमिलर है, DOE COB सिमिलर है, एरिया रेशियो क्या है? 25/81। समझ आया सबको? ये 5 है आपके पास, ये 9 है,
5/9 का स्क्वायर 25/3। ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये छोटा ट्रायंगल और ये सिमिलर तो ये देखो स्केलिंग इक्वल मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल वाले क्वेश्चन थोड़ी आते हैं मुझे करने, मतलब इजी वाले और कम होते हैं बच्चों से, क्योंकि दिमाग में सब कुछ यूज हो गया ना हर बार। सर ये मैं आपको स्क्वायर कर रहा, पहले दिन मैं स्क्वायर वाली कर रही हूँ। अरे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल और ये येलो ट्रायंगल सेम बेस है दोनों ट्रायंगल्स का, वर्टेक्स ई यहाँ से ठीक है, ठीक है। बेस एक लाइन पे, बेस सेम नहीं बोलोगे, बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन, ये बढ़िया, ठीक है। क्लियर? और विदाउट रनिंग द प्रॉब्लम मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाए हैं इसमें दो, वो इजी वाले हैं, हर एक का एग्जाम अब उसमें बेटा आगे 2 मिनट अगले से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी। मेरा काम वैसे सीरियसली बताऊं, अगले एक्सरसाइज में सीरियसली विद इन 10 मिनट्स पूरी एक्सरसाइज कर रहा हूं। और पहली एक्सरसाइज ये ऐसी है, हर एक क्वेश्चन में 8 के 8 क्वेश्चन में एक चीज लगती है, मियां कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट और यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। एक्सरसाइज करता हूँ, कैलकुलेशन ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन आपको बताता हूँ। पहले मुझे बताओ यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ। 1 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड भी बोलो, मल्टीप्लायर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई 2 मीटर लिखना है तो कितने सेंटीमीटर, 200 करना पड़ा ना। तो मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए जिसको डाउट है वो सुन लो, कब डिवाइड करना था कब मल्टीप्लाई, सिंपल सा फंडा है। यूनिट बड़े से छोटे यूनिट में जाना है, यूनिट छोटे पे जाना तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है उल्टा बोल, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, यूनिट छोटा तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी मल्टीप्लाई करना से। हाँ अब सुनो, ये तो सिंपल है। मीटर को किलोमीटर में बताओ, मीटर को डिवाइड। अब सोच के आपसे देना सेंटीमीटर को किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड में 1 लाख क्यों सर मान लेते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 2 zeros, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 3 zeros, तो टोटल 5 zeros से डिवाइड करोगे आप। क्लियर? क्लियर? अब एक लास्ट कन्वर्जन आपको बता दूं, लास्ट में की थी हमने वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मीटर बेटा, मिलीमीटर की मीटर। अच्छा आपको ये तो पता होगा ना भी ये हमेशा बड़ा होता है, और एक चीज दिमाग में हमेशा रखना भी लीटर हमेशा मीटर में आएगा, सेंटीमीटर की वो मीटर की, चाहे इसके तो लिखो चाहे इसके तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इतना पता होना चाहिए भी लीटर आपका हमेशा सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के बीच में है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, यूनिट बड़े पे जा रहा है छोटे पे जा रहा है, बड़े पे जा रहा है, यूनिट बड़ा तो वैल्यू डिवाइड बाय 1000, लिंक तीनों में 1000 का ही है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड बाय 1000, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाय, क्लियर? सिंपल बेसिक्स। अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, स्केल फैक्टर, स्केल रेशियो या स्केल फैक्टर, एक उसमें कुछ लिखा होता है। स्केलिंग होता है क्या बेटा, एक्चुअली बहुत यूज होता है ये टॉपिक, एप्लीकेशन है सिमिलर ट्रायंगल्स की एप्लीकेशन। अब मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ी, उसका पहले एक मॉडल बनेगा, क्या बनेगा? मॉडल।
कोई भी चीज़ का आप बड़ी चीज़ बनाते हो पहले उसको मॉडल बनेगा। तो जनरली आपने सिलेबस में ये कह सकता आपकी बुक में या सीखने वाली बुक में 99% क्वेश्चन कौन से हैं? रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल का मीनिंग क्या है? एक्चुअल साइज बहुत बड़ा, आपने उसको बहुत छोटा करके बना के देखा, वो कैसा दिख रहा है, दैट मीन्स रिड्यूस कर दिया आपने, तो उसको रिड्यूसिंग स्केल। आगे कोई छोटी चीज को बड़ा करके देख रहे हो, एग्जांपल बता सकते हो? 95 भी हो सकता है। बायोलैब में जितने भी आपके काफ़ी बायोलैब में जो भी आपके काफ़ी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स वो सारे माइक्रोस्कोप एनलार्ज करके दिखाया होगा ताकि आपको दिखे। ठीक है, आगे सेम स्केल वाले कोई काफ़ी महंगी चीज़ें जैसे कोई डायमंड की कोई रिंग है तो उसको पहले एक सिंपल मटेरियल की बना के देखते हैं कैसे लगती है, कुछ भी शेप हो सकती है। सेम साइज एंड लार्ज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इतनी बात क्लियर? एंड लार्ज स्केल का मीनिंग आपने मॉडल का साइज बड़ा बना दिया, रिड्यूसिंग स्केल का मीनिंग मॉडल का साइज छोटा कर दिया। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं रिड्यूसिंग स्केल के हैं। अब सुनो ध्यान से, रिड्यूसिंग स्केल वाले एग्जांपल्स सुनो 2-3। मैप, जनरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी बुक में। मैप, पंजाब का मैप किलोमीटर एरिया में है, किलोमीटर स्केल में। एक्चुअली आप ग्राफ पे या पेज पे देखते हो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है सेंटीमीटर के अंदर, तो आपने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। बिल्डिंग का कोई मॉडल बनाना है, रिड्यूसिंग स्केल होगा। शिप का मॉडल बनाना, शिप का रिड्यूसिंग स्केल होगा। अब इसमें आपको के की वैल्यू देखो बेटा, इसको के के साथ देखते हो, कई बुक्स में कैसे लिखते हैं, कई बुक्स में कैसे। मैं ये बता रहा हूँ, ये कर दो गलत नहीं है, ठीक है। अब सुनो बेटा, के क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मॉडल की डायमेंशंस अपॉन एक्चुअल डायमेंशंस इज इक्वल टू के होगा। बाय चांस एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ऊपर मॉडल लेना था या एक्चुअल लेना था, उसके लिए एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। ये वैल्यू आपको दी हुई, मान लो ये फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको डाउट आ गया कि पेपर में मुझे समझ नहीं आ रहा ऊपर मॉडल था कि क्या था, आ जाता पेपर में, इसलिए क्या सुन लो, इसके लिए रूल है। आपको ये तो देख के समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन मेरा रिड्यूसिंग स्केल का या लार्ज स्केल का। रिड्यूसिंग स्केल का ही होता है जो मैप वाला हो गया, बिल्डिंग का मॉडल हो गया, शिप का मॉडल हो गया, रिड्यूसिंग स्केल वाला। एंड लार्ज स्केल में जैसे वॉच की जो मशीन है उसको आपने देखना है कैसे चलती है, उसका मॉडल जो तैयार होगा एंड लार्ज स्केल में होगा, ठीक है। अब वो बेटा 1/20,000 है एंड लार्ज स्केल अगर है तो बेटा आपको पता होगा एक्चुअल के सामने वैल्यू बड़ी होगी, मॉडल के सामने वैल्यू छोटी होगी। इसका मीनिंग क्या है? अगर एक्चुअल में कोई वैल्यू 20,000 सेंटीमीटर है तो मॉडल में वो 1 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। मतलब अगर आपने किसी का मॉडल बनाया तो 1/20,000 टाइम्स इसका साइज कम कर दिया, या आप ऐसे बोल सकते हो एक्चुअल साइज मॉडल से 20,000 टाइम्स ज़्यादा है। क्लियर? दोनों बात समझ आई मेरी? अब बेटा इसका सिंपल से फॉर्मूला है, बिल्कुल अभी मैंने बताया आपको। तो सबसे पहला लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू k इनटू लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ। देखो अभी बताया ना एक्चुअल नीचे, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ इक्वल टू k, मैं लेंथ एक्चुअल को सामने ले गया। क्लियर? सेम breadth of model is equal to k into actual breadth। p m का मीनिंग है breadth of model। आप प्रॉपर वर्डिंग में लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है ये, आप वर्डिंग में लिखोगे, ये कभी नहीं लिखोगे ऐसे सर बोर्ड पे आपने ऐसे लिखा था हमने भी लिख दिया। प्रॉपर वर्डिंग में लिखना है हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू k into हाइट एक्चुअल हाइट। अब आ जाओ एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू एरिया एक्चुअल। यहाँ भी k आएगा कुछ और आएगा, या 1/k आएगा, या k स्क्वायर या k क्यूब क्या आएगा? सिंपल सी बात आना चाहिए ना। देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ k स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो a into k। सर यहाँ पे गलती है बुक में हमारी। बुक में उल्टा लिखा रखा है, यस कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने k एक्चुअल को ऊपर बॉटम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने लिखा है लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर
इज इक्वल टू a इनटू l लेंथ ऑफ मॉडल ये लिखा है इन्होंने। वैसे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे ये बताओ लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ एक्चुअल की वैल्यू 1/20 अगर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से बात, इसका मीनिंग रिड्यूसिंग स्केल के और लार्ज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल तो जनरली रिड्यूसिंग स्केल के लिए k की वैल्यू लेस देन 1 होती है। आपकी बुक की थोड़ी उल्टा हो जाता है। रिड्यूसिंग स्केल के लिए k की वैल्यू लेस देन 1 एंड लार्ज स्केल के लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1। सेम स्केल है ये 1 से कम है ना वैल्यू। रिड्यूसिंग का मीनिंग कम, इसलिए k की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, वरना ये चीज बुक में उल्टा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भी हो जाएगा। बट मेरे को ये ज्यादा बेटर है। समझ आया क्यों ज्यादा बेटर है? L upon L A K होगा, रिड्यूसिंग स्केल कर रहे हो आप तो रिड्यूसिंग का मीनिंग 1 से कम होनी चाहिए K की वैल्यू। तो K लेस देन 1 देखो, आप लिख भी रहे क्वेश्चन करेंगे सारे, देख लो आप एग्जांपल्स। तो ये करो, बुक में आपका उल्टा लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। हां जी, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू K क्यूब एक्चुअल वॉल्यूम। हर क्वेश्चन के अंदर सेम चीज लगानी है, सिंगल क्वेश्चन का भी फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर ये और सबके अंदर याद एक ही रखना है, पहले मॉडल बाकी A इनटू एक्चुअल, एरिया तो A स्क्वायर, वॉल्यूम तो K क्यूब। क्लियर? इज इट क्लियर? अदर क्वेश्चंस? मेरी बात समझ आ गई? अब देखो क्वेश्चन। पानी में तो पानी में तो मैं वापस ले रहा हूं। फिर आप अच्छे हो गए, नीचे में पानी नहीं बेटा आगे देखना प्लीज। पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या कुछ दिया हो, क्या कुछ दिया हो आपको। मैप स्केल विल बी 1 k इक्वल टू 1/50,000। वैसे भी आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि 1/50,000 की 1 से कम रिड्यूसिंग स्केल है। तो बुक के अकॉर्डिंग उल्टा हो गया, तो वो नहीं होती है वैसे, पर ये ये इसने एग्जांपल में भी 400 दिया हुआ है स्केल का। तो कोई बात नहीं, आपका जैसे यही करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी, प्लीज देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट। आज कई बच्चों को ये डाउट आया आज भी, हमें ये नहीं पता था भी एक्चुअल कौन सी है, मॉडल की कौन सी है। क्वेश्चन पढ़ोगे ना ध्यान से, अपना क्लियर हो जाएगा। तो आप खुद बताओगे इसमें मुझे A B C D। AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर। तो मुझे बताओगे जो वैल्यूज है मॉडल की होंगी या एक्चुअल होंगी? मॉडल की। सिंपल है, क्लियर है। सेंटीमीटर में, अब प्लॉट सेंटीमीटर में थोड़ी होगा, कितना प्लॉट लोगे आप कोई, ठीक है? एक्चुअल प्लॉट किलोमीटर में होगा बड़ा, तो इसलिए बेटा वैसे लिखा हुआ यहाँ पे वर्ड एक्चुअल लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर। तो बेटा पहले डायगोनल निकाल तो लो, मॉडल का डायगोनल कितना है? AC की वैल्यू डायरेक्ट √100 आएगी 10, तो √100 पता लग गया 64 प्लस 36 100 का रूट 10। तो मॉडल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही लगाना बेटा, डायमीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू K इनटू एक्चुअल डायमीटर। डायगोनल, ठीक है? The actual diagonal of model is equal to K times of diagonal actual, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे आपको मॉडल का डायगोनल आपने निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। यूनिट्स लिखना मत भूलना, बार-बार कह रहा हूँ। और दूसरी बात, K के कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि रेशियो है बेटा ये, तो रेशियो के कोई यूनिट नहीं होते, ठीक है? K 1 by कितना दिए 50,000 DE, तो बेटा DE कितना आ रहा है यहाँ से 5 लाख सेंटीमीटर। आपको क्या बोला क्वेश्चन में? 1 किलोमीटर निकालना है। अरे बेटा आज बताया था सेंटीमीटर को मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है। तो 1 लाख 50 से डिवाइड करो, 50 करोगी 5 किलोमीटर निकलेगा आंसर। समझ आया? डायमीटर सच्ची बात नहीं? डायगोनल नहीं है। हाँ
देखो सेकंड पार्ट सर ये डायगोनल है ना? ठीक है सर सर ठीक है यस क्या एक्चुअल भी 5 किलोमीटर है डायगोनल 5 किलोमीटर एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट इज किलोमीटर स्क्वायर एक्चुअल एरिया निकालना है बेटा बोल रहा एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू k इनटू एरिया ऑफ k स्क्वायर एक्चुअल एरिया ये पता लग रहा है प्लीज पूरा आंसर निकालो ध्यान से देखो कैलकुलेशन पार्ट में गलती करते हैं बच्चे एरिया ऑफ मॉडल बताओ क्या है मॉडल का ये तो निकाल लो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान से रखना यहाँ पे आपने वैल्यू रखी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर k है आपका 1/50,000 कितने थाउजेंड में सर 25 और 8 zeros का स्क्वायर एक्चुअल एरिया जीरोस में कंफ्यूज मत हो लेना आप काफी सारी आएंगी 25 तो और खोल के अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कितनी जीरोस आएंगे सोच के ध्यान से रखना सेंटीमीटर 10 0 जाएंगे 10 0 जाएंगे समझ आया सबको क्यों तो नॉन ईयर चाहिए अभी मैंने जो कैलकुलेशन बार किया वो देखो कैसे किया 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में करने के लिए 10⁵ सर वैसे सर सेंटीमीटर क्यूब से अगर हम मीटर क्यूब में जाए तो क्यूब को छोड़ो बेटा स्क्वायर है क्या सर? क्लियर है भाई पहले आप ये सोचो 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 5 zeros तो स्क्वायर है तो 5 into 5 10 से डिवाइड करना पड़ेगा अब ये 10 पावर 8 4 zeros का स्क्वायर 10 की पावर 8 5 का स्क्वायर 25 अब देखो बेटा कटिंग देखना बहुत इजी कट गया 100 आया नीचे 20 में कट करो और आया 12 एरिया एक्चुअल एरिया आपके पास आ गया 12 किलोमीटर स्क्वायर क्लियर इज इट क्लियर आगे देखो सर ये कैसे निकाला 2 ये कैसे है 5 का स्क्वायर 25 ये क्या एक्चुअली 5 into 10 raised to 4 5 का स्क्वायर 25 10 raised to 4 का स्क्वायर 10 raised to 8 अरे वैसे भी 4 zeros हैं उसका स्क्वायर करोगे 8 zeros बनेगी 5 का स्क्वायर 25 बनेगा चलेगा क्लियर सेकंड अब हर क्वेश्चन में सेम चलेगा देखिए ये समझ आ गया सबको अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से दो या तीन क्वेश्चन और करूंगा एक या दो फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन करो बेटा क्या है मॉडल ऑफ बिल्डिंग A will be 1/30 अब मैं थोड़ा तेज करवाऊंगा क्योंकि इजी है समझ आ रहा है ना अच्छे से आगे तो हाइट ऑफ मॉडल HM दिया हुआ 80 सेंटीमीटर अरे एक्चुअल हाइट निकालनी है 80 into 30 HM equal to A into HA 80 सेंटीमीटर 1/30 HP बताना कितना है आंसर 240 आएगा उसके बाद से मीटर्स में कर लेंगे 2400 आएगा बेटा अच्छा 24 मीटर विल बी गिवन समझ आया सिंपल है बिल्कुल सेकंड पार्ट पढ़ो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑफ द बिल्डिंग इज 27 मीटर क्यूब यहां पे ये समझो कि एक्चुअल मॉडल की है पढ़ो आगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ द टॉप ऑफ द मॉडल मतलब मॉडल की निकालनी तो बेटा मॉडल का वॉल्यूम इज इक्वल टू k क्यूब एक्चुअल वॉल्यूम ये गिवन है मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा यूनिट्स में आंसर देखना पता है सर पीछे मत एक देखो आप पूरा करना है k की वैल्यू बताना k क्यूब का मीनिंग 1/27,000 समझ आ गया कैसे आए चलो लिखना 30 into 30 into 30 वॉल्यूम एक्चुअल कितना भाई 27 मीटर क्यूब अब यहाँ पे ध्यान से सुनना सारे बच्चे भी तीन आंसर मांगो यहाँ पे तीनों सही पहला आंसर कटिंग करोगे आप ये 10 9 10 3 3 10 तो ये आया 1/1000 मीटर क्यूब और यू कैन राइट 0.001 ये आंसर भी सही है दो आंसर और सुनो डेसिमल में जनरली हम आंसर कम देते हैं ऐसे
तो बेटा मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए 10⁶ क्योंकि लीटर को छोड़ के सीधा काम करते थर्ड पे। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में पहले लीटर आएगा, फिर लीटर से सेंटीमीटर, सीधा 10⁶ आएगा बेटा। 3 नीचे कट गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है इसका आंसर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है। अब तीसरा आंसर बेटा ध्यान से देखना, 1/1000 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया और ये यूनिट्स लीटर बन गई, 1 लीटर की आंसर। सबसे कन्वीनियंट आंसर यही है। क्यों? आप ये देखो, मान लो आप बाजार में शुगर लेने जा रहे हो, आप 2 kg शुगर लेके आते हो, मान लो 2 kg बोलोगे आप, कभी ये थोड़ी बोलोगे 2000 ग्राम शुगर लेके आए। जरूर वर्ड क्या यूज करोगे आप? 2 kg। यूनिट बड़ा तो पहले छोटे ग्राम से तो देखो 2000 ग्राम शुगर लेके आऊं या 2 kg शुगर लेके आऊं, बात एक ही है ना, फर्क कोई नहीं है। पर आप 2 kg बोलोगे, वैसे ही 1 लीटर ज्यादा कन्वीनियंट आंसर है। पहले दोनों भी सही थे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है भी किसमें निकालना, तो तीनों ही आंसर सही हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखो, 6 करवा दो सर। 6 बहुत इजी हो जाएगा, 5th भी इजी है। इसको देखो, इसमें बच्चों को समझ नहीं आया इतना इजी क्वेश्चन। पढ़ना क्वेश्चन एरिया और वॉल्यूम क्या कह रहे हैं? A rectangular tank has length 4 मीटर, लेंथ है 4 मीटर। अब मुझे नहीं पता ये वैल्यूज एक्चुअल है कि नहीं है, एक बार के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, लिख रहा हूँ। ब्रेड्थ है 3 मीटर, कैपेसिटी दैट इज वॉल्यूम 13 मीटर क्यूब। अच्छा, लेंथ है, ब्रेड्थ है, वॉल्यूम है। सबसे पहले क्या निकालोगे? आगे छोड़ो एक बार के लिए। लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम से क्या आ जाएगा? हाइट भी आ जाएगी, हाइट आएगी, LBH वॉल्यूम का वॉल्यूम होता है LBH। टोटल 4 × 3 × 5 = 30। हाइट आ गई 2.5, निकाल के देखना यही है। तो सब कुछ आ गया, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया भी आ गया, निकाला होगा, सब कुछ आ गया। अभी आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ते ही पता लग जाएगा ये कौन सी वैल्यू है। स्मॉल मॉडल ऑफ टैंक इज मेड विद कैपेसिटी 240 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये कौन सी वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? सबको पहले बताओ। तो ये समझाने में तो 10-15 मिनट लग गया सुबह। तो इसमें क्या मुश्किल है? जब आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन को, अपने आप इससे क्लियर होगा कि वो मॉडल की वैल्यूज है या एक्चुअल। ठीक है बेटा? बॉडी में लिखा होगा, आपने मॉडल का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। अरे डायमेंशन ऑफ मॉडल निकालनी है। एक्चुअल लेंथ गिवन है तीनों की, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मॉडल भी निकालनी है। तो क्या चाहिए पहले ये बताओ, ये बताओ क्या लेंथ, वॉल्यूम चाहिए, के चाहिए, के चाहिए बेटा। एल एम निकालना है, के × एल ए, बी एम निकालना है, के × एल बी, एच एम निकालना, दैट इज हाइट ऑफ मॉडल। हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे ना सर इसको, हमारे पास वॉल्यूम ये एक्चुअल, ये एक्चुअल। अब आप के कहां से निकालोगे? डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से वैल्यू, दोनों का वॉल्यूम गिवन है ना, तो तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करो, के को डिवाइड। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के क्यूब। के क्यूब लगाना, आपको बोला के का क्या रहता गई, फिर कहते हैं सर आता ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा? के क्यूब लगाना है वॉल्यूम के अंदर, बहुत बड़ी गलती की के लगा के, फिर बहुत होता है जब क्वेश्चन आता हो ऐसी गलती हो जाए। ठीक है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है बेटा, सुनना यूनिट्स जरूरी है। के आपको नहीं पता, वॉल्यूम एक्चुअल कितना है? 30 मीटर क्यूब। तो ये नीचे आएगा 30 मीटर क्यूब। अब समझो बेटा ध्यान से, क्या इस बात प्लीज देखना, ये तो कट करते इजीली। 8 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना, कितना करना पड़ेगा? 6 जीरो आएंगे। 1 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 क्यूब है, तो मीटर का क्यूब कितना क्लियर होगी? नहीं प्लीज ये बताओ, समझ आया?
सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स करिए सेम, क्योंकि के की कोई यूनिट नहीं होते। यूनिट क्यों नहीं होते? क्योंकि सेम होते हैं, इसलिए नहीं होते, ऊपर जाते हैं। तो मेंशन ऐसा था कि अब आप बताओ मुझे के की वैल्यू क्या आई? 0.02 0.02 वो भी सही, पर 8 फ्रैक्शन में जाओगे तो 1/50। अच्छा 2/100 का क्यूब, 2 का क्यूब 100 का क्यूब, के की वैल्यू आई 2/100 इक्वल 1/50। क्लियर? अब ये के की वैल्यू से आप पुट करो, ये आपको सारी वैल्यूज पता है, लेंथ एक्चुअल, ब्रेड्थ एक्चुअल, हाइट एक्चुअल, के पुट करो, मोटो की आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा, बहुत इजी है और बहुत बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। हाँ जी, यूनिट क्यों आया? यूनिट क्यों आया? 1 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है। टोटल 1 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई क्यूब है, 100 है क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? प्लीज देखना यहां पे थोड़ा सा की पार्ट। अच्छा मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से पहला आंसर क्या आएगा आपको दे रहा हूं, जल्दी से फॉर्मूला नहीं सेकंड पार्ट का आंसर फॉर्मूला नहीं लिखे तो पड़े वर्ड टोटल लिखिए इलेक्ट्रिक बैठे हैं। अरे भाई इतना क्वेश्चन भाई लिखना नहीं, क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एरिया टाइम टू इट्स मॉडल। आपको फॉर्मूला क्या आता है? गलत। एरिया मॉडल इक्वल टू ए स्क्वायर एक्चुअल एरिया, ये पता ना आपको। ऊपर किसका बोला है? पहले ये देखो, एक्चुअल का ऊपर है, मॉडल का नीचे है। तो बेटा मॉडल को नीचे ले जाओ, एक्चुअल एरिया अपॉन एरिया ऑफ मॉडल। पहले यहाँ से लेंथ है ब्रेथ निकालने की ना। जरूरत ही नहीं होता, जरूरत ही नहीं, लेंथ ब्रेथ की जरूरत ही नहीं है। सुनो कैसे करते हैं, ये बताइए समझ आया? पक्का? मॉडल को नीचे लेके जाना, ये मत कहना सर मैंने 25 यूनिट से दीजिए 1/25 टोटल ही है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो वही तो सही निकालना है, मतलब 25,000 ज़्यादा होना था, आपने डिवाइड कर दिया 25,000 से, वैल्यू का फर्क कहाँ से निकलता है? अब 1/k स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है भाई? k की वैल्यू कितनी है? 1/50 पुट करो यहाँ पे 2500 रेशियो 1/50 पुट करो, 50 ऊपर गया, 50 का स्क्वायर 25। एक्चुअली एरिया अपॉन मोटर के एरिया 2500 आता है, 2500 अपॉन 1, ये 2500 रेशियो 1। क्लियर? टोटल एरिया मतलब यही होती है ना। इज इट क्लियर? आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें एक पार्ट बताया था बेटा, पहले पार्ट में एरिया ए बी दिया हुआ है, ए बी की एक्चुअल लेंथ, के भी दिया है, एक्चुअल मॉडल की भी दी है, एक्चुअल आ जाएगी, मॉडल भी दिया है, ये दिया है, आराम से आ जाएगी। सेकंड पार्ट में बेटा एरिया दिया है, एरिया निकालना है, मॉडल एक्चुअल एरिया निकालना है। मॉडल का एरिया कहाँ पे आएगा बता सकते हो आप? अरे राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस और हाइट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया मॉडल। एक्चुअली एरिया निकालना है, के दिया वो आराम से। ठीक है बेटा, चेक करते हैं। कोई डाउट होगा आपका? पहले भी पास में कोई डाउट होगा आपका वेडनेसडे, पहले भी डाउट कोई 10-15 मिनट डाउट होने को, और फिर आपका बड़ा सा ठीक है, कौन से दोनों चैप्टर पूरे चैप्टर का पूरे